आज हम एक नया अध्याय हाई स्कूल गणित वास्तविक संख्याएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। विद्यार्थी इस अध्याय को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। हालांकि वास्तविक संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया जा चुका है, फिर भी कुछ आवश्यक बातें जिनका ध्यान आपको अनिवार्य रूप से रखना है, उन्हें अवश्य सीखना है। जैसे हम बात की शुरुआत करते हैं संख्याएं। बच्चों, आपको जब संख्याएं पढ़ाना प्रारंभ किया गया तो सबसे पहले आपको गिनती पढ़ाई गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस प्रकार आगे चलते हुए इनका विस्तार अनंत तक हुआ। यहां पर 1 से लेकर 9 तक आपके पास अंक हैं और फिर शून्य का प्रयोग करते हुए और इन अंकों का प्रयोग करते हुए बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण किया गया। उनमें 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक, 3 अंकों की संख्या 100 से 999 तक, 4 अंकों की संख्या 1000 से 9999 तक, इसी प्रकार 5 अंकों की, 6 अंकों की, अनंत तक विस्तारित संख्याएं आपको बताई गई। ये सभी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक हैं, इनको नाम दिया गया प्राकृतिक संख्याएं। फिर इसके बाद जब शून्य को इन संख्याओं में शामिल किया गया तो 1 के पहले आ गया शून्य। शून्य क्या है? 1 से छोटी संख्या है। तो अब प्राकृतिक संख्याओं का विस्तार कहां से कहां तक है? 1 के सामने हमने तीर लगाया है और अनंत तक। अब जो है शून्य के सामने हम आ गए तो शून्य से लेकर ये अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा गया। विद्यार्थी ध्यान में, इनका नाम रख दिया गया पूर्ण संख्याएं। केवल प्राकृतिक संख्याओं में एक शून्य की वृद्धि की गई और यह शून्य 1 से छोटा है, तो शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को नाम दिया गया पूर्ण संख्याएं। अब जब हमने संख्याओं का अध्ययन और विस्तार से करना चाहा या उसके बारे में सीखा, तो हमने पाया कि शून्य से भी छोटी संख्याएं -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार ये भी इधर कहां से आई? अनंत से आई। इनको हम माइनस अनंत या अनंत ही कह सकते हैं। अर्थात शून्य से दाहिनी ओर जितनी संख्याओं का विस्तार है, शून्य से दाईं ओर जितनी संख्याओं का विस्तार है, उतना ही विस्तार शून्य से बाईं ओर की ओर है। तो इस प्रकार अब संख्याओं के इस पूरे समूह को -∞ से लेकर +∞ तक, इन पूरी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा गया। इस पूरे विस्तार को क्या कहा गया? पूर्णांक कहा गया। -∞ से लेकर +∞ तक। इन पूर्णांकों में यहां से, कहां से? -1 से, ये -1 से इधर की ओर जो भी संख्याएं हैं, इनको ऋण पूर्णांक कहा गया।
किनको कहा गया, कहां तक, -1 से अनंत तक। इधर से -इंफिनिटी से -अनंत, -1 के बीच की। इधर आते हैं 1 से 1 से और इधर अनंत तक। ये कहलाए धन पूर्णांक। ठीक, तो अब देखो -1 से बाईं ओर सारे क्या हैं, ऋण पूर्णांक हैं। ठीक, अब 1 से दाहिनी ओर के सब क्या है, धन पूर्णांक हैं। और 0 क्या है, यह एक पूर्णांक है। 0 क्या है, पूर्णांक है, किंतु न तो ये धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ये जो 0 है एक पूर्णांक है, लेकिन न ही ये धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। अब आते हैं, तो इन सारी संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, सारी संख्याओं को आपने पढ़ा भी है। तो अब बात आती है, हमने ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और पूर्णांक को विस्तारित रूप से समझा है। अब यदि हम किन्हीं 2 पूर्णांकों को उठा लें, जैसे हमारे मन में आया कि हमने 4 और 5 उठाया, एक नई बात अब हम बताने जा रहे हैं। हमने क्या किया, 2 क्रमागत पूर्णांक चुने। कौन कौन, 4 और 5। हम जानते हैं कि 4 और 5 के ठीक बीचों बीच एक संख्या 4.5 है। 4 और 5 के ठीक बीचों बीच एक संख्या क्या है, 4.5। लेकिन यह संख्या पूर्णांक नहीं है। ये संख्या क्या है, पूर्णांक नहीं है। ये संख्या कैसी है, दशमलव संख्या है। इसको हम 4 सही 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये कैसी रूप में आ गई, भिन्न के रूप में आ गई। ये संख्या किस रूप में आ गई, भिन्न रूप में आ गई। अब बात आती है कि 4 और 5 के बीच में क्या केवल 4.5 ही होता है? तो जवाब है नहीं। 4.1, 4.2, 4.3, यानी 4 में दशमलव लगा के हम जितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। हमने एक संख्या लिखी 4.839656732। अब देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये संख्या क्या है, 5 से छोटी है, 4 से बड़ी है। तो दशमलव संख्याओं में दशमलव से पहले का जो अंक होता है, वे दशमलव संख्याएं उस संख्या से बड़ी या उसके बराबर होती हैं। कैसे, अगर हमने 4.0 लिखा है तो ये 4 के बराबर है, और 4.01 लिख दिया तो ये 4 से बड़ी हो गई। तो इस प्रकार हम अगर किन्हीं 2 पूर्णांकों के मध्य की संख्याओं को प्रकट करें, तो उन्हीं को प्रकट करने के लिए हमारे पास 2 स्वरूप हैं, दशमलव और भिन्न। अर्थात दशमलव और भिन्न वे संख्याएं हैं जो किन्हीं 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य स्थित होती हैं। क्या निष्कर्ष आया कि दशमलव तथा भिन्न वे संख्याएं हैं जो किन्हीं 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य स्थित होती हैं। अब देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट किया जाए, जबकि ये जो हर Q है ये न 0 हो, है ना, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सके और उनका हर 0 न हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? ये पूर्ण और अपूर्ण संख्याओं का एक ग्रुप है। जैसे 4 सही 1/2 को हम कह सकते हैं 4 दूनी 8, 1 9/2। तो 9/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 4 को हम क्या कह सकते हैं, 4/1। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस संख्या रेखा में
परिमेय संख्या और इनसे जो बची हैं, जैसे एक संख्या हमने लिखा √2, इसका मान दशमलव में जब आप ज्ञात करते हो तो 1.414 एंड सो ऑन आगे तक निकलता चला जाता है, रुकता नहीं है, निश्चित नहीं हो पाता है। हम इतना ही याद रखते हैं। तो इसलिए इस √ को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब ये जो अपरिमेय संख्या होती है, यह भी किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच की संख्या होती है। क्यों? क्योंकि 1.4 है, इसका मतलब क्या है? 1 से बड़ी संख्या है और 2 से छोटी संख्या है। तो इस प्रकार परिमेय संख्याएं हो गई, ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं, पूर्णांकों, धन पूर्णांकों, ऋण पूर्णांकों, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, उपरोक्त सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। हम क्या लिखेंगे एक परिभाषा? उपरोक्त सभी संख्याओं का सामूहिक नाम वास्तविक संख्याएं है। उपरोक्त सभी संख्याओं का सामूहिक नाम वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात अब विद्यार्थी जान गए होंगे कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या शामिल है? परिमेय, परिमेय, भिन्न दशमलव, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, सभी पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो अब आप वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी पा चुके हैं। अब आइए जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो एक सूत्र आपको बताया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यदि किन्हीं दो संख्याओं में यदि हम विभाजन की क्रिया करते हैं तो वहां पर हमारे जो निष्कर्ष होते हैं इस सूत्र को संतुष्ट करते हैं। क्या इस बात का मतलब है? दो संख्याएं, कैसी संख्याएं? धन पूर्ण संख्याएं या धनात्मक संख्याएं। धन पूर्ण संख्याएं या धनात्मक संख्याओं में यदि हम आप परस्पर भाग की क्रिया लगाएं तो फिर ऐसा रिजल्ट हमारे सामने आता है। जैसे हम प्रयोग करके देखते हैं, अभी हमने भाग लगाया, एक धन पूर्ण संख्या 14 है और दूसरा हमने लिखा 91, एक धन पूर्ण संख्या लिखी। तो अब 14 का पहाड़ा यहां पे पढ़ना है। तो आप पढ़ते हैं 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सते 98, तो 6 बार जाता है 14 छंग 84। तो इस प्रकार यहां पर बचेगा क्या? 11 में 4 गए 7, ये आ गया। 6 क्या है? भागफल। 7 क्या है? शेषफल। 91 क्या है? भाज्य। 14 क्या है? भाजक। अब इस भाग की क्रिया को हम इस सूत्र में फिट करके देखना चाहते हैं। तो लिखा है भाजक गुणित भागफल। भाजक क्या है? 14। 14 गुणित भागफल कितना? 6 प्लस शेषफल कितना है? 7। अब इसको आप सरल करो। 14 छंग 84 में 7 जोड़ दो तो बराबर आ गया कितना? 91। ये तुम्हारा निकल आया भाज्य। तो इस प्रकार धन पूर्णांकों में जब विभाजन की क्रिया की जाती है तो वह विभाजन की क्रिया इस सूत्र को
संतुष्ट करती है। तो यह विभाजन की क्रिया हमने विद्यार्थियों को समझाई अंकीय स्वरूप में। यही विभाजन की क्रिया यदि बीजीय स्वरूप में हो, कैसे? ए में बी का भाग लगाए, ए में काहे का भाग लगाए? बी का भाग लगाए और ये क्यू बार चला जाए, ठीक? तो और यहां पर आर शेषफल बच जाए, ठीक है ना? तो ए क्या है? भाजक, बी क्या है? भाज्य, है ना? क्यू क्या है? भागफल, आर क्या है? शेषफल। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? अब ऐसी स्थिति में हमारा सूत्र बनेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर थोड़ा सा विचार करने वाली बात होती है कि यदि हमने 14 का भाग 91 में लगाया था, ठीक, तो फिर 6 बचा था। अगर 92 में लगाते तो 7 बचता, 7 बचा था। 92 में लगाते तो 8 बचता, 93 लगाते तो 9 बचता। तो जो यहां शेषफल है उसकी क्या लिमिट है? ये जो आर है, ये आर कभी आपको 0 मिल सकता है। क्या मिल सकता है? 0 मिल सकता है। कब? जैसे 10 में 2 का भाग लगाओ तो 2 पंचे 10, कुछ बचा? शेषफल कितना बचा? 0। तो आर क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। आर बराबर 0 हो गया। लेकिन अगर 11 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, अर्थात 0 से बड़ा हो गया। जो आर होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर कब होगा? जब संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। अगर संख्या पूर्णतया विभाजित नहीं है तो मान 0 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? अब हमने जिस संख्या से भाग लगाया था, किस संख्या से भाग लगाया था? b से भाग लगाया था। तो ये जो r की वैल्यू जो है ये क्या होगी? सदैव b से छोटी होगी। अगर हमने 7 का भाग 30 में लगाया तो 7 चौको 28, 2 बचा, ठीक है ना? और 7 का भाग हम 34 में लगाएंगे तो 7 चौको 28, 6 बचेगा। और 7 का भाग 35 में लगाएंगे तो 7 पना 35, कुछ नहीं बचेगा। अर्थात 7 का भाग लगाने से कम 0 बचता है या फिर अधिक से अधिक 6 बचता है। तो r की जो वैल्यू है हमेशा b से कम होगी। तो इन दोनों बातों को, इसको हम यहां तथा लिख देते हैं, दोनों बातों को हम जब संयुक्त रूप में लिखेंगे तो यहां लिख देंगे जबकि ये जो r है ये 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये दोनों कथनों को हमने एक जगह करके मिला करके लिख दिया है। अब एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहां पर आपको जो दिखाना है वो क्या दिखाना है? 6q+1। और फार्मूला आपने पढ़ा है a बराबर bq+r। अब bq+r को 6q+1 से मिलाइए तो आपको देखने में क्या मिल रहा है कि b क्या है? वो 6 है और q तो q ही लिखा है और r क्या है? 1 है। यहां पर भी b 6 है, r 3 है और यहां पर भी b 6 है और r 5 है। तो इसका हल स्टार्ट करते हैं। क्या दर्शाना है? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ये धनात्मक विषम पूर्णांक किसके बारे में बात करी जा रही है? a के बारे में बात करी जा रही है।
तो हम लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। उसको हमने क्या कहा? ए। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार जो बी है वो कितना है? 6 है। तो अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, ये प्रमेयिका हमको क्या बताती है कि जो ये आर होगा, बी बराबर 6 जब है तो जो आर होगा वो क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। और बी की जगह अगर हम 6 रख दें तो 6 से छोटा होगा। क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटा होगा और 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो चलते हैं। अब हम प्रत्येक आर के मान के लिए वैल्यू निकालेंगे। आर बराबर 0 होने पर हमने क्या लिया? आर बराबर 0 होने पर, तो अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 0। तो ए बराबर 6q। अब ये जो 6 संख्या कैसी है? सम संख्या है। 6 के बारे में सबको पता है, सम संख्या है। और क्यू के बारे में हमको पता नहीं है, क्यू क्या है। तो आप भाई जरा सोचो, आप 6 का गुणा अगर 2 में करोगे तो 12 आएगा, 3 में करोगे तो 18 आएगा, 4 में करोगे तो 24 आएगा, 5 में करोगे तो 30 आएगा। अर्थात आप 6 का गुणा चाहे सम संख्या में करो, चाहे विषम संख्या में करो, चाहे भाज्य संख्या में करो, चाहे अभाज्य संख्या में करो, प्रत्येक दशा में जो परिणाम आएगा वो है एक सम संख्या आएगा। क्यों? क्योंकि 6 स्वयं एक सम संख्या है। अर्थात निष्कर्ष क्या होता है? किसी भी सम संख्या का किसी भी अन्य पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये जो 6 क्यू संख्या है, क्यू में 6 का गुणा होने पर हमें क्या प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है। आप आते हैं आर बराबर 1 होने पर, ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1। आर की जगह 1 हो जाएगा। अब देखो भाई, अभी हमने क्या देखा था? 6q क्या था? सम संख्या। 6q क्या था? सम संख्या। और अगर किसी संख्या में 1 जोड़ दे तो वह विषम हो जाती है। किसी भी संख्या सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ देते हैं, 6q सम संख्या है, में 1 जोड़ने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विषम संख्या। विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब अगली स्टेप पे चलते हैं। आर बराबर 2 होने पर ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 2। 6q क्या? सम संख्या। 2 क्या? सम संख्या। तो 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या। एक सम संख्या प्राप्त होता है। आर बराबर 3 होने पर ए बराबर 6q प्लस 3। तो अब देखो भाई, 6q क्या है? सम संख्या। 3 क्या है? विषम संख्या। सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? विषम संख्या। आर बराबर 4 होने पर ए बराबर 6q प्लस 4।
तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो संख्या सम संख्या प्राप्त होगी। फिर आइए r बराबर 5 होने पर a बराबर 6q प्लस 5। अब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमने देखा r के प्रत्येक मान के लिए जो a है वो या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो यहां पर हमने देखा कि विषम संख्या वाला गुण हमको कहां मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। तो ये क्या क्या मिला, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो अब देखिए यहां पर a जो संख्या है तुम्हारे पास सम और विषम दोनों रूप में है। a जो प्राप्त हो रहा है आपको सम और विषम दोनों रूप में है। तो यहां पर हमने यहां पे जो संख्या मानी थी कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, अब हम इसको विषम यहां पे ना लिखें, हमें क्या लिखना चाहिए, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। अब यहां पर हमको साबित क्या हुआ, तो अब हम लिखेंगे क्या, अतः 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ठीक, ये क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। अन्य सभी सम पूर्णांक का रूप है।